हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शांतनु भार्गव है और आज हम पढ़ने वाले यूनिट 8 जिसका नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें जो चैप्टर नंबर 8 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो एनसीईआरटी पे ये जो चैप्टर है इसके पहले एक फोटो बना हुआ है। ये यहाँ पर ये साइंटिस्ट है, इसका नाम है एम एस स्वामीनाथन। ठीक, ये जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में एक्सपर्ट थे। इन्होंने लैब टू लैंड और फूड सिक्योरिटी जैसी चीजों को शुरुआत की और इनको पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए आगे देखते हैं। ये अपना मेन चैप्टर स्टार्ट होता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो सबसे पहले ये जो बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ में, वो ये बात कर रहे हैं हेल्थ की। तो देखो जरा यहाँ पर हेल्थ क्या है। आप में जो सर्टेन ह्यूमर्स हैं, अगर वो बैलेंस कंडीशन में है तो आप हेल्दी हो। ऐसा किसका आइडिया था? जो अर्ली ग्रीक जैसे हिप्पोक्रेट्स थे, इंडियन आयुर्वेदा था, और बाद में जो हिप्पोक्रेट्स साहब थे इन्होंने बोला जिस इंसान में ब्लैक बाइल है उसकी हॉट पर्सनालिटी होगी और उसे बुखार आएगा। बाद में विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की और उन्होंने एक ब्लैक बाइल वाले पर्सन में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया थर्मामीटर की हेल्प से, और जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस है उसको क्या कर दिया? डिस्प्रूव कर दिया। आगे देखिए जरा, आपका जो माइंड है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। किसके द्वारा करता है? वो न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारी हेल्थ को मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा फिर से देखो आप, जो आपकी हेल्थ है वो किस किस से अफेक्टेड होती है। तो पहला है अपना जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में वो बीमारियां आती हैं जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिट होती हैं। ओके। दूसरा है इन्फेक्शंस, इसमें सारे इन्फेक्शियस डिजीज आ जाएंगे। तीसरा है आपका लाइफ स्टाइल, मतलब आपका खाना कैसा है, पानी कैसा है, आप प्रॉपर रेस्ट करते हो कि नहीं करते हो, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते हो, आपकी जो हैबिट्स हैं वो कैसी हैं। तो ये सारी चीजें आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। ओके। अब आगे देखो आप, आगे लिखा है इसमें जो आपका हेल्थ है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज या मैं बोलूं फिजिकल फिटनेस, ये अकेला हेल्थ नहीं है। इसकी जो कंप्लीट डेफिनेशन वो क्या है? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। यानी आपको कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबीइंग होना चाहिए। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप मोर एफिशिएंट रहेंगे, जिससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो भी बढ़ेगी, इंसान की आयु बढ़ेगी, और जो इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी है वो भी कहीं ना कहीं कम होगी। यानी शिशु और जो मदर की मृत्यु दर है वो कम होगी। अगला जो पैराग्राफ है इसको आप ध्यान से देखो। जो बैलेंस डाइट है, पर्सनल हाइजीन है, रेगुलर एक्सरसाइज है, ये आप में गुड हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता है। इसके अलावा योगा कई सालों से हमको फिजिकली और मेंटली फिट करने में मददगार है। अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस, अगर आपको बीमारियों के बारे में अवेयरनेस है, कौन सी बीमारी कैसे होती है, आपको वैक्सीनेशन के बारे में पता है, इम्यूनाइजेशन के बारे में पता है कि बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, किसका हाइजीन मेंटेन करना? फूड, वाटर। तो ये कुल मिला के वो सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी गुड हेल्थ को अचीव करने में आपकी मदद करते हैं। आगे देखिए आप, अगर आपका कोई एक ऑर्गन और मोर ऑर्गन या सिस्टम एडवर्सली अफेक्टेड है तो आपको कुछ कैरेक्टर्स दिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, और हम कहेंगे कि वो हेल्दी नहीं है, मतलब उसको बीमारी है। अगर हम डिजीज की बात करें तो इसको ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है इन्फेक्शियस डिजीज और दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज वो होते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज फैलते नहीं है। अगर हम इन्फेक्शियस बीमारियों की बात करते हैं तो इसमें सबसे खतरनाक होता है एड्स, और ये कैसा है? फैटल, यानी जानलेवा या घातक है। अगर हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की बात करते हैं तो इसमें कैंसर सबसे ज्यादा खतरनाक है जो लोगों की जान लेता है। इसके अलावा ड्रग्स और अल्कोहल भी आपकी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, यानी उसका भी आपकी हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब आगे देखो, आगे लिखा है कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमंस। तो हम कुछ बीमारियों की बात भी करेंगे यहाँ पर।
तो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, हेलमिन्स, ये सभी जो आप में बीमारी पैदा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पैथोजन। इसके अलावा जो मोस्ट पैरासाइट्स हैं वो भी आपकी बॉडी को हार्म करते हैं और इनको भी हम क्या मानेंगे? पैथोजन्स। पैथोजन काम क्या करते हैं? आपके बॉडी में एंटर कर जाएंगे और वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, और जो आपकी बॉडी की वाइटल एक्टिविटीज है ना उनको इंटरफेयर कर देंगे। इससे क्या होगा? आप में मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज हो जाएगा, मतलब आपको बीमारी हो जाएगी। पैथोजेंस जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां के हिसाब से वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि कोई पैथोजन स्टमक में रहता है तो उसके पास क्या कैपेसिटी होना चाहिए? लो पीएच को सहन करने के लिए हाईली एसिडिक मीडियम में वो सर्वाइव कर सके, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसके अगेंस्ट भी वो रेजिस्टिंग पावर जनरेट कर ले, तभी वो वहां पे सर्वाइव कर लेता है और वो ऐसा कर पाते हैं। इसी को हमने बोल दिया अडेप्ट। ओके, अब यहाँ पर कुछ बीमारियों की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बात करते हैं। तो पहला है अपना टाइफाइड बीमारी, इसको हम बोलते हैं टाइफाइड फीवर। तो ये किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से होता है। ये बैक्टीरिया आप लोगों में स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। किसके थ्रू करता है? ये कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, और वहां से ये माइग्रेट कर जाएगा दूसरे ऑर्गन्स में। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। ओके, अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे तो टाइफाइड फीवर में आपको जो बुखार है वो कितना रहता है? 39 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। आपको वीकनेस भी रहती है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज की भी शिकायत रहती है, हेडेक होता है, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी रहती है। अगर सीवियर केस की हम बात करते हैं टाइफाइड में तो इसमें क्या हो जाता है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, मतलब इंटेस्टाइन में अल्सर्स बन जाते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं ये, और बहुत सारे केसेस में इससे मौत हो जाती है। टाइफाइड के लिए टेस्ट है, उसका नाम होता है बेटा बिडाल टेस्ट। ये लिखा है यहाँ पर बिडाल टेस्ट। तो एक मेडिसिन में एक केस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। एक मैरी मेलोन थी जिसका निकनेम क्या था? टाइफाइड मैरी। ये बहुत अच्छी कुक थी। इसने कई सालों तक अपने हाथ से पका हुए खाने से कई लोगों को ये टाइफाइड को स्प्रेड किया है। अगली अगर हम बीमारी की बात करेंगे तो वो है आपका निमोनिया। निमोनिया किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। और जो निमोनिया है ये किसको अफेक्ट करता है? लंग्स में एल्वियोलाई को अफेक्ट करता है। और एल्वियोलाई क्या होते हैं? एयर फिल्ड सैक्स जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक। तो जब भी इसका इन्फेक्शन होगा तो एल्वियोलाई में जहां पर एयर फिल होता था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा। इससे क्या होगा? आपको रेस्पिरेशन से रिलेटेड सीवियर प्रॉब्लम्स होंगे। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे तो इसमें भी क्या होगा? आपको बुखार आएगा, चिल्स कपकपी आएगी, कफ खांसी आएगी, हेडेक होगा, और बहुत सीवियर केसेस में क्या होगा? आपके जो लिप्स और फिंगर नेल्स हैं वो ग्रे से ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम इसके फैलने की बात करें तो ये किससे फैलता है? इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स और एरोसेल्स। कहीं ना कहीं ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, मतलब ये भी एयरबॉर्न डिजीज है। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड पर्सन है आप उसके ग्लास यूटेंसिल्स इनको शेयर करते हो तो भी ये बीमारी आसानी से फैलती है। इसके अलावा डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया और भी कई सारी बैक्टीरियल डिजीज हैं जिसके बारे में एनसीईआरटी ने सिर्फ नाम लिख के छोड़ दिया है, मतलब उसके बारे में वो पूछ सकता है, आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। आगे हम बात करते हैं वायरल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे वायरस है जो इंसानों में बीमारियां करते हैं। इसी सीरीज में एक राइनो वायरस है जो कि वायरसेस का ग्रुप है जो हम में क्या करता है? कॉमन कोल्ड करता है। तो कॉमन कोल्ड में क्या होगा? नोज और जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो इन्फेक्ट होगा, ना कि लंग्स। इस बात को बेटा अंडरलाइन कर लेना कि आपका जो निमोनिया है वो आपके लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन आपका जो कॉमन कोल्ड है वो सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और नेजल ट्रैक्ट यानी नोज को अफेक्ट कर रहा है, लंग्स को नहीं कर रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा तैयार रहना। इसके अलावा क्या होगा? इसकी जो सिम्टम्स होंगे वो क्या क्या होंगे? नेजल कंजेशन होगा, एक तो ये मतलब नाक बंद हो जाएगी, नेजल सिक्रेशन बढ़ जाएगा, नाक बहना स्टार्ट हो जाती है, गले में खराश आने लगती है, सोर थ्रोट, और जो हॉर्सनेस का मतलब आवाज भारी हो जाती है। इसके अलावा खांसी आती है, कफ, हेडेक और टायर्डनेस, आपको दिन भर थकान फील होती है।
और ये लगभग 3 से 7 दिन तक रहता है और ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर हम प्रोटोजोअल डिजीज की बात करें तो इसमें पहला केस मलेरिया का दिया गया है। तो मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिससे काफी टाइम से लोग इससे फाइट कर रहे हैं। तो प्लाज्मोडियम क्या है, एक टाइनी प्रोटोजोवन है जिससे ये बीमारी होती है। इसकी डिफरेंट स्पीसीज है जैसे प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। इन सब में जो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है इससे आपको क्या होता है, मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, घातक होता है, मतलब फैटल होता है, इससे आपकी जान जा सकती है। अब अगले पैराग्राफ में वो इसकी साइकिल की बात करता है। तो अगर हम इसके साइकिल की बात करेंगे तो जो प्लाज्मोडियम है ये इंसान की बॉडी में एंटर करेगा, किस फॉर्म में करेगा, एज स्पोरोजोइट्स, यानी ये इसकी इन्फेक्शियस फॉर्म है। ये क्वेश्चन आता है, यानी मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शियस स्टेज कौन सा होता है, स्पोरोजोइट्स होता है। ठीक है। अब जब कोई फीमेल फीमेल में एनाफिलीज मॉस्किटो इंसान में इसको इंजेक्ट कर देगा तो ये पैरासाइट क्या करेगा, उस इंसान के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, लिवर सेल्स के अंदर उनको रप्चर करेगा, रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, उनको रप्चर करेगा। और जब ये आरबीसी को रप्चर करेगा तो उस समय से एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलेगा, हीमोजोइन। और इसी की वजह से आपको चिल, कपकपी और हाई फीवर आता है, 3 से 4 दिन बाद आता है। आपने पढ़ा होगा ना, टर्सिन, क्वार्टिन, मलेरिया, वो 3 to 4 डेज का मतलब वही है। ठीक है। और जब कोई फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तो ये पैरासाइट्स उस मॉस्किटो के अंदर एंटर कर जाएंगे और उसमें आगे का डेवलपमेंट होगा। उसके अलावा फिर क्या होगा, ये जो मल्टीप्लाई होगा उसके अंदर वो क्या बन जाएंगे, स्पोरोजोइट्स बन जाएंगे। और ये स्पोरोजोइट्स उस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में इकट्ठे हो जाएंगे। ओके। अगर हम मलेरिया में होस्ट की बात करेंगे तो ये डाइजेनिक होता है, यानी इसमें 2 होस्ट होते हैं, एक होता है ह्यूमन और दूसरा होता है मॉस्किटो। यानी इसको अपना साइकिल कंप्लीट करने के लिए दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एक भी नहीं मिला तो मलेरिया पैरासाइट अपना साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता है। फीमेल एनाफ्लीज क्या है, जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो वो क्या है, वेक्टर है, यानी ये ट्रांसमिटिंग एजेंट है जो मलेरिया को फैलाने का काम करता है। ये जरा आप डायग्राम देखिए एनसीईआरटी का, इसमें यहाँ पर जो देख पा रहे हो आप, ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, मतलब इस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में क्या है, स्पोरोजोइट्स हैं। तो जब ये इस इंसान को बाइट करेगा तो ये बाइट करने के साथ साथ इस इंसान के अंदर क्या इंजेक्ट कर देगा, स्पोरोजोइट्स, जो कि कैसा होता है, इन्फेक्शियस स्टेज है। अब ये स्पोरोजोइट्स कहाँ पहुंच जाएंगे, ब्लड के थ्रू लिवर में जाएंगे और वहां पर ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और लिवर सेल्स को डैमेज करेंगे। आगे देखो यहाँ पे लिखा है। ठीक है। इसलिए मलेरिया में लिवर डैमेज होता है। फिर ये क्या करेंगे, ब्लड में रिलीज हो जाएंगे और आरबीसी को अटैक करेंगे और आरबीसी के अंदर भी क्या करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और वहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और वहां पर आरबीसी को रप्चर करेंगे। जब ये आरबीसी को रप्चर करेंगे तो उसी टाइम पर वो केमिकल निकलेगा, टॉक्सिक सब्सटेंस निकलेगा, हीमोजोइन, जिससे आपको मलेरिया के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, बुखार आना, कपकपी आना। ओके। इसके अलावा ये पैरासाइट कुछ फ्रेश आरबीसी में एंटर कर जाएगा और वहां पे अंदर जाके क्या बन जाएगा, सेक्सुअल स्टेज, यानी गैमीटोसाइट, मेल एंड फीमेल गैमीटोसाइट। अब ये जो इंसान है जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमीटोसाइट बन गए उसको हम बोल सकते हैं इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है। जब ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन को कोई फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट करेगा तो ये जो ब्लड को सक करेगा तो ब्लड के थ्रू उसमें क्या चला जाएगा, इस फीमेल मॉस्किटो के अंदर मेल एंड फीमेल गैमीटोसाइट चला जाएगा और इस मॉस्किटो के गट के अंदर वो क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन करने के बाद वो जायगोट बना लेंगे और अल्टीमेटली वो क्या बना लेगा, स्पोरोजोइट्स बना लेगा और वो उस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है स्पोरोजोइट्स, ये कहाँ पे इकट्ठा हो गया, इस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में। अब ये मॉस्किटो मतलब ये मॉस्किटो, तो इस मॉस्किटो के अंदर ये वाली कंडीशन है। जब ये फिर से नए इंसान को काटेगा तो उसमें क्या इंट्रोड्यूस कर देगा, स्पोरोजोइट्स, तो फिर से वही साइकिल चलेगा। ऐसा मलेरिया का साइकिल चलता रहता है। बहुत आसान है ये। अब आगे एक और प्रोटोजोल डिजीज के बारे में बात कही गई है जिसका नाम है अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री। ये किससे होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये एक प्रोटोजोवन है या प्रोटोजोन पैरासाइट है जो लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, मतलब कब्ज होगी, एब्डोमिनल पेन होगा,
क्रैम्प्स मतलब अकड़न आएगी, और जो स्टूल या फीसेस है उसमें एक्सेस म्यूकस होगा और ब्लड के क्लॉट्स होंगे। इसका जो कैरियर्स है या वेक्टर है वो कौन है? हाउस फ्लाई है। इसके अलावा ये जो आपका डिजीज है ये कैसे और फैलता है? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। और ये जो फूड एंड वाटर है ये उस पर्सन के फीकल मैटर से इन्फेक्टेड होता है। अब नेक्स्ट इस पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं हेलमिंथिक डिजीज। तो देखो जरा, एस्केरिस का नाम क्या होता है? कॉमन राउंड वॉर्म। दूसरा हेलमिन कौन सा है? बूचेरिया, इसको हम बोलते हैं फिलेरियल वॉर्म। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एस्केरिस की। तो एस्केरिस का नाम होता है इंटेस्टाइनल पैरासाइट, और इससे कौन सी बीमारी होती है हमको? एस्केरियासिस। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर आता है, खून की कमी हो जाती है, एनीमिया, और जो ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन पैसेज है, यानी एस्केरिस आपके इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा वो एग को क्या करेगा? एक्सक्रीट करेगा अलोंग विथ फीसेस, यानी जब ये डेफिकेशन करेगा तो इन अंडों को एक्सक्रीट कर देगा। और ये अंडे कहाँ पे मिल जाएंगे? सॉइल में, वाटर में, प्लांट्स में। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्फेक्टेड एग्स हैं वो इंसान को कॉन्टामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल और फ्रूट से वापस दूसरे इंसान तक पहुंच सकते हैं, तो वो भी इन्फेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट जो केस है हेलमिंथिक डिजीज का, वो देखो यहाँ पर बूच एरिया से होता है। बूच एरिया की दो स्पीसीज है, पहला है बूच एरिया बैनक्रॉफ्टी, दूसरा है बूच एरिया मलाई। ओके, इसको हम बोलते हैं फिलेरियल वॉर्म्स। इससे क्या होता है? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, और जहां पे ये रहता है वहां पे स्वेलिंग आ जाएगी। और जनरली कहाँ पे होता है ये? लिम्फ वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स। तो आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हो, देखो ये पैर में स्वेलिंग आ गई कि नहीं आ गई। इसके अलावा जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका जो स्क्रोटम है उसमें भी इन्फ्लेमेशन है, इसके लेग्स में। ओके, तो ये फैलता किससे? बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। यहाँ पर मॉस्किटो का नाम नहीं लिखा है पूरा एनसीईआरटी में, यहाँ पर कौन सा मॉस्किटो का नाम आएगा? क्यूलेक्स मॉस्किटो। आगे हम बात करते हैं फंगल डिसऑर्डर्स की, रिंग बॉम्ब्स की, जिसको हम बोलते हैं दांत खाज खुजली। तो जो रिंग बॉम्ब्स है ये फंगस से होता है बहुत सारे। ये तीन जनरा को बिलोंग करते हैं। पहला क्या है? माइक्रोस्पोरम, दूसरा है ट्राइकोफाइटोन, और तीसरा है एपिडर्मोफाइटोन। ओके, तो इसका जो अपीयरेंस है ये कैसा दिखेगा? ड्राई स्केली लीजन दिखेगा आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट पर, खास करके स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे तो वहां पर ईचिंग बहुत ज्यादा होती है, खुजली बहुत ज्यादा होती है। और इस फंगस की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? हीट एंड मॉइस्चर चाहिए। और ये आपके बॉडी के उस पार्ट में ज्यादा होते हैं जहां पर स्किन में फोल्ड्स बनते हैं, जैसे ग्रोइन रीजन। ग्रोइन रीजन कौन सा होता है? आपके थाई और स्क्रोटम के बीच का गैप। एंड टोज, टोज मतलब पैरों की उंगलियां, वहां पर ये बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। ये फैलता कैसे है? सॉइल से फैलता है। और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अगर आप टॉवल इस्तेमाल करते हो, क्लॉथ इस्तेमाल करते हो, कॉम्ब इस्तेमाल करते हो, तो उन सबसे ये डिजीज आसानी से फैलती है। अब जो मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन है, इससे भी हम बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब पर्सनल हाइजीन मतलब जैसे बॉडी को क्लीन करना, जो पीने का पानी है, आपका खाना है, फूड है, वेजिटेबल्स है, इन सबको साफ क्लीन करके खाना चाहिए, वॉश करके खाना चाहिए। ये जो पब्लिक हाइजीन है, जैसे प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटर, जो आपके रिजर्वायर्स हैं इनको प्रॉपरली क्या करना चाहिए? डिसइंफेक्शन करना चाहिए और क्लीनिंग करना चाहिए। आगे वो कह रहा है जैसे एयरबॉर्न डिजीज है, जैसे न्यूमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, उसमें क्या करना चाहिए हमें? जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। और आगे देखिए आप, जो मलेरिया और फिलेरियोसिस जैसी इंसेक्ट वेक्टर से फैलने वाली बीमारियां हैं, उसमें हमें क्या करना चाहिए? जो वेक्टर्स और उनके जो ब्रीडिंग प्लेस है उसको इलिमिनेट करना चाहिए। अब वो हम कैसे कर सकते हैं? जहां पर भी पानी जमा है उसको जमा नहीं होने देना चाहिए। रेगुलर क्लीनिंग चाहिए अपने घरों में, कूलर से या कहीं भी पानी इकट्ठा होता है, जो मॉस्किटो नेट है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जो गैम्बूसिया फिश है इसको हमें पॉन्ड्स में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि ये मॉस्किटो की लार्वा पर फीड करता है। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे करना चाहिए। और घरों में जो खिड़कियों पे वो वायर मेश होता है, जाली वाली खिड़की होती है,
उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब अगर हम एडीज मॉस्किटो की बात करें तो इसने डेंगू और चिकनगुनिया फैलाता है, इसने इंडिया के बहुत सारे हिस्से में स्प्रेड करता है इन बीमारियों को। तो हमें साइंस का जो एडवांस है जैसे वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन है, इसने स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी को कंप्लीट इरेडिकेट कर दिया गया है। इसके अलावा पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया और टेटनस जैसी बीमारी को पूरे तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है बाय द यूजेज ऑफ वैक्सीन्स। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत सारे ड्रग्स हैं, ट्रीटमेंट है जो हमें बीमारियों से बचाने के लिए सफिशिएंट काफ़ी हैं।